जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 रासायनिक विज्ञान के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो कि चैप्टर 1 ठोस अवस्था से लिए गए हैं। और जितने भी हम टॉपिक लिए हैं भाई बिल्कुल आसान लिए, एकदम आसान भाषा में लिए हैं। जितने भी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं भाई सब लिखे हुए हैं, काफी आसान है। और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबका सब नोट किए हैं और वो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा ये भी आपको हम बताएंगे। 100% कह रहे हैं कि चैप्टर 1 में इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। और इस बार के एग्जाम में भाई कुछ भी हो जाए केमिस्ट्री में आपका 90 पार आना चाहिए। अब की बार 90 पार, कुछ भी हो जाए हमें ऐसी मेहनत करनी है भाई कि इस बार परसेंटेज सबसे अच्छा बनना चाहिए, गांव में पड़ोसी में सब जगह। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आखिर हम ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था के बारे में हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हम बिल्कुल जीरो से करेंगे। जिन बच्चों को केमिस्ट्री कठिन लगती है ना, आज की इस वीडियो के बाद उनको केमिस्ट्री एकदम हवा हो जाएगा। तो देखिएगा, सारे हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। परिचय को भी हम लिखे हैं काफी आसान भाषा में। परिचय में क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव तथा ऊर्जा से बना है। पहले भाई हम परिचय जान लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ये द्रव तथा ऊर्जा से बना है। द्रव्य होता है भैया ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस जो होता है ये द्रव्य होता है, द्रव को ही हम पदार्थ बोलते हैं। ठीक, इतना कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद द्रव्य ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला कारक है। ब्रह्मांड यानी कि भाई संसार को बनाने के लिए क्या चाहिए, द्रव्य चाहिए, यानी कि ठोस द्रव गैस चाहिए। जबकि ऊर्जा इसकी क्रियाओं को संचारित करने वाला कारक है। देखिए ठोस द्रव गैस जिसको द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य तो भाई दुनिया यानी कि संसार का निर्माण करेगा, लेकिन इसको संचारित करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए, इसको चलाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी यानी कि ऊर्जा कहते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जबकि ऊर्जा इनकी या इसकी क्रियाओं को संचारित करने वाला कारक है। द्रव की 3 अवस्थाएं होती है जो कि ठोस द्रव गैस होती है। ये आपका बेसिक है। बाकी एग्जाम के लिए आइए देखते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं। पदार्थ के बहने के गुण के आधार पर द्रव को 2 भागों में बांटा गया है, एक दृढ़ एक तरल। दृढ़ का मतलब भाई थोड़ा ठोस मतलब कठोर हो, तरल का मतलब एकदम नॉर्मल जैसे पानी हो गया, ये सब हो गया, ये नॉर्मल है। तो ठोस पदार्थ दृढ़ कहलाता है, यहाँ पर साइड में लिखे हुई है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आता है भाई द्रव। द्रव यानी कि मैटर हो गया, जो कि एक दृढ़ आता है और दूसरा क्या आता है, तरल आता है। तो यहाँ पर द्रव रहेगा, द्रव्य। तो एक दृढ़ रहेगा एक तरल रहेगा। दृढ़ में क्या आता है, ठोस आता है, तरल में क्या आता है, द्रव और गैस आता है। ये हमारा भाई बेसिक था। ये जो आपने देखा भाई पहले पेज में जो हम लिखे हुए ये बेसिक है, क्योंकि हमको बेसिक भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए हम देखते हैं भाई जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखिए जो पहला नंबर आपके सामने लिए भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन हर बार के एग्जाम में आता है। आप एग्जाम का मॉडल पेपर उठाकर देखिए, कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा, अनसॉल्व हर जगह आपको इस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आप किताब लेकर देखिएगा, उसमें जाकर लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी में जाकर देखना, जो आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं यहीं से उठाए गए हैं। ठोस अवस्था क्या है, इनके गुणों का वर्णन करो। आखिर ठोस अवस्था है क्या, इनके गुणों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको इसी प्रकार से जैसे हम लिखे हुए हैं आपको ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना है। ठोस अवस्था क्या है, तो ठोस अवस्था द्रव के घटक कणों द्वारा, ठोस अवस्था द्रव के घटक कणों द्वारा प्राप्त वह अवस्था है, प्राप्त वह अवस्था है जिनमें अंतराकणीय बल इतने प्रबल होते हैं। मतलब भैया क्या है, ठोस अवस्था द्रव के घटक कणों द्वारा प्राप्त वह अवस्था है जिनमें अंतराकणीय प्रबल, मतलब अंतराकणीय बल इतने प्रबल होते हैं। इतने मतलब प्रबल का मतलब इतने मतलब घनिष्ठता से जुड़े होते हैं कि उनकी स्थानांतरीय गति रुक जाती है। यानी कि जैसे मान लो कहीं भीड़ हो, बहुत सारे लोग हो, अब उसमें आप जाएंगे तो भाई आपकी गति क्या रहेगी, धीमी रहेगी। वैसे मतलब इतने ये जटिल होते, इतने बंधे हुए होते हैं कि उनके अंतराल मतलब उनके बीच में गति करना जो है मतलब गति होतना बंद हो जाती है। जैसे भाई किसी महफिल में इतनी भीड़ हो कि वहां आप जा ही ना पाओ, तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है। यद्यपि इन घटक कणों को कम काल्पनिक गति कहते हैं। काल्पनिक मतलब जो कंपन केवल करे बस, और तथा घूर्णन गति होती रहती है। अब उसके बाद आता है भैया ठोस के गुण। और ध्यान देना भाई सबसे आसान भाषा में लिखे हुए हैं। यहाँ पर ठोस के गुण की बात करें तो ठोस पदार्थ दृढ़ तथा असंपीड्य होते हैं। दृढ़ का मतलब एकदम कठोर होते हैं। इनका घनत्व तथा यांत्रिक शक्ति उच्च होती है। यांत्रिक शक्ति उच्च होती है, मतलब इनको भाई जैसे मान लो पटकोगे तो ये जल्दी फूटेंगे नहीं। ये भाई आप कोई भी भाई
ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, नॉर्मल आप पटके तो नहीं फूटता भाई, जोर लगाएंगे तो दुनिया का कोई भी चीज हो टूट जाएगा ये। दूसरा है इनका आकार, द्रव्यमान तथा आयतन निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित रहेगा, कोई भी चीज हुई ये ठोसी अवस्था में, इसका आकार निश्चित है। द्रव्यमान इसका भाई तौलेंगे वो भी निश्चित है, आयतन भी इसका निश्चित है कि कितनी जगह लेगा। तीसरा नंबर आता है प्रबल आंतराकड़ी बलों के कारण घटक कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं। तो ध्यान देना, ठोसों के जो गुण है इसमें हम 4 लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं कि आपको चारों लिखना है, इसमें से कोई 2 भी तैयार हो जाए तो वो भी आपके लिए भाई एग्जाम में उतना लिख दोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। गर्म करने पर ठोस हमेशा द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। कोई भी लोहा हो, लोहा को आप गर्म करेंगे तो भाई वो भी गल के पिघलेगा। बर्फ हो, बर्फ भी गल के पिघलता है। तो ठोस हमेशा ध्यान देना गर्म करने पर ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम में भाई क्वेश्चन यहां से भी उठा सकता है, ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों की अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको ठोसों का वर्गीकरण से नहीं उठाएगा, आपको उठाएगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस से उठाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों का वर्गीकरण निम्न 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 कणों की व्यवस्था के अनुसार, कणों की व्यवस्था के आधार पर होता है। तो इस आधार पर ठोस निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस होता है और दूसरा अक्रिस्टलीय होता है, जिसको हम विषम रूपी भी कहते हैं। और एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, और ये एक बार नहीं कई बार उठाए गए हैं। ये दिया है क्रिस्टल जालक। देखिए क्रिस्टलीय ठोस को ही क्रिस्टल जालक बोलते हैं। तो यहां पर देखिए एग्जाम में लिखने का तरीका, जैसे यहां क्रिस्टलीय ठोस आपने पढ़ा, अब आपको क्रिस्टलीय या क्रिस्टल कहीं पर भी दिखाई देगा तो आपको यही वाली परिभाषा लिखना है। अक्रिस्टलीय जालक मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, अक्रिस्टलीय मिल जाए, ठोस इसके बाद है, अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टल मिल जाता है तो आपको यही वाली परिभाषा लिखना है, जैसे कि आप यहां दूसरे क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया भाई, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिएगा। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न क्या है, क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल को परिभाषित करिए। क्रिस्टल जालक क्या है और इकाई सेल क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। ये एग्जाम में पूछा गया भाई पूरे 5 नंबर का। दूसरा नंबर है अक्रिस्टलीय को परिभाषित कीजिए, मतलब वही जो ठोस की भी हम परिभाषा बताएंगे वही आपको परिभाषित करना है, काफी आसान भाषा में बताएंगे आपको। अक्रिस्टलीय ठोसों से, अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण भी दीजिए, तो अभी हम आपको भाई पूरी इसकी परिभाषा और उदाहरण बताएंगे काफी आसान भाषा में। यहां पर आप देख सकते हैं जो कि पहला नंबर हम ले चुके हैं क्रिस्टलीय ठोस, और आपको भाई यहीं पर बता दें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर भी पूछता है। ध्यान देना, अंतर भी पूछता है, इसलिए आप परिभाषा को समझ लीजिएगा और बिल्कुल आसान भाषा में लिखें, बिल्कुल आसान भाषा में। इससे आसान भाषा भाई आपको गूगल पर भी मुश्किल है मिलेगा। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है, इनमें घटक कण एक व्यवस्थित क्रम से जुड़े होते हैं। क्रिस्टल में क्या है कि इसमें जो घटक कण होते हैं ना, घटक जो कण हैं वो व्यवस्थित रूप से या व्यवस्थित क्रम से जुड़े होते हैं। इनकी निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या है भाई, इतना आसान है, इनमें घटक कण एक व्यवस्थित क्रम से जुड़े होते हैं या क्रम में जुड़े होते हैं। इस निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे धातु हो गए, धातु में ये आपका क्या हो, धातु तो है नहीं, मान लो इससे धातु तगड़ा रहता है, उसके सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सब कुछ भाई एक तरीके से व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, लवण हो गया, बहुलक हो गया इत्यादि। भाई बहुलक तो आप लोग जानते होंगे, जो कि केमिस्ट्री में भाई इसका तो रोल बहुत ही बढ़िया है। अगला आता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस दोनों सेम एक ही जैसे हम लिखें ताकि दिक्कत ना हो। लिखें, इसमें घटक कण एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं, इसमें घटक कण अनियमित क्रम में जुड़े होते हैं। ये व्यवस्थित तो क्रिस्टलीय, और व्यवस्थित ना हो ये भी लिख सकते हैं कि इसमें घटक कण एक व्यवस्थित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं। व्यवस्थित हैं तो क्रिस्टलीय और व्यवस्थित नहीं है तो वो हो जाएगा आपका अक्रिस्टलीय। जैसे आप यहां देख सकते हैं, इनमें घटक कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अनियमित का मतलब ये सही तरीके से नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में लघुपरास व्यवस्था होती है। कौन सी व्यवस्था होती है? लघुपरास व्यवस्था होती है। उदाहरण की बात करें तो कांच हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, अक्रिस्टलीय सिलिका हो गया, और बहुलक इसके अंतर्गत भी आता है इत्यादि। ये सारी चीजें हैं। अब इसका जब अंतर आएगा ना,
अंतर में जब आप बनाइएगा, कॉलम बनाएंगे, तो आप एक ये लिखिएगा और दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल। यहां पर भी पहले में परिभाषा और दूसरे में एग्जाम्पल। अब आपको भाई अंतर के लिए ना अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसी को पढ़ लो, यहीं से आपका अंतर हो जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दे, अगर उसमें अक्रिस्टलीय है, आगे ठोस हो या ना हो, अक्रिस्टलीय मिला तो आपको यही परिभाषा लिख देना है। क्रिस्टलीय मिला, यही परिभाषा लिखना है। आगे जालक हो यार, कुछ भी हो, क्रिस्टली को क्रिस्टल भी हो, तो सब ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान देते हैं तो आप भाई एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, और आपको अच्छा नंबर लाने से कोई रोक भी नहीं सकता। यहां पर दूसरा कंडीशन क्या आएगा? दूसरा कंडीशन का मतलब है, हमने पहला कंडीशन क्या देखा था, यहां पर देखिए कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टली और अक्रिस्टली हमने देखा, और विषम रूपी भी अक्रिस्टली को कहते हैं, याद रखिएगा। अब दूसरा नंबर क्या आता है ना, घटकों की इकाइयों एवं अंतरा कड़ी बलों के आधार पर। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको ये दोनों नहीं पूछता है क्वेश्चन में, बल्कि आपको आणविक ठोस हो गया, सहसंयोजक हो गया, इन सब में अंतर पूछता है। क्या पूछेगा? अंतर पूछेगा। तो इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं, ताकि अंतर, देखिए भाई अगर परिभाषा पता है तो अंतर तो आप चुटकियों में बना सकते हैं। अंतर में क्या है? परिभाषा को नंबर 1 करना है, जैसे यहां पर देखिए आपके सामने लिए हुई है, तो नंबर 1 में परिभाषा करना है, नंबर 2 में एग्जाम्पल कर दो, काम खत्म भाई, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आणविक ठोस में देखिए ये क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? घटकों की इकाइयों के आधार पर। तो नंबर 1 क्या होगा? आणविक ठोस। क्या होगा? आणविक ठोस। तो एकदम आसान भाई, एकदम आसान जो है परिभाषा लिखी हुई है। आपको लिखने का तरीका ऐसे ही लिखना, देखिए हम कितना बढ़िया और दूर दूर लिखे हुई है, देखने में भी अच्छा, और ये दूर दूर लिखा हुआ है, और ऐसे ही सेम ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। इन ठोसों के क्रिस्टलों, इन ठोसों के क्रिस्टलों में घटक कण, इन ठोसों के क्रिस्टलों में घटक कण अणु होते हैं, घटक कण अणु होते हैं, जो वंडर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। किस बलों द्वारा भाई? वंडर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे SO2 हो गया, HCl हो गया, और NH3 हो गया, NH3 हो गया। अब उसके बाद आता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो इसमें जो घटक के कण है ना, वो परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें घटक कण परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। कितना आसान है। जो बड़ा परमाणविक जालक कहलाते हैं, जो बड़ा परमाणविक जालक कहलाते हैं। उसके बाद ये आपका नोट है, अलग पॉइंट है, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन उठाए गए भाई, अर्धचालक से संबंधित क्वेश्चन आपको उठाया जाता है 2 नंबर वाले में। तो अशुद्ध अवस्था में विद्युत का प्रवाह होना, जब कोई तार अशुद्ध हो, मतलब वो चालक हो ही ना, और उसमें भी करंट प्रवाहित हो जाए, तो वो होता है अचालक। जैसे यहां पर दिया है Bn, AIN और SiO2 इत्यादि। सब कुछ छोड़िए भाई, अर्धचालक में सेमीकंडक्टर होता है, SI हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये आपके अर्धचालक ही हैं, जिसमें करंट थोड़ा थोड़ा प्रवाहित हो, उसे बोलते हैं अर्धचालक। लेकिन आप भाई कक्षा 10 का वो रूल है कि भाई जिसमें थोड़े थोड़े करंट बहे या कभी कभी बहे, कभी कभी रुक जाए, तो अर्धचालक होता है। लेकिन 12 में आपको ये वाली परिभाषा लिखना है, अशुद्ध अवस्था में विद्युत का प्रवाह हो सकता है, तो उसे अर्धचालक कहते हैं या अर्धचालक कहलाता है। अब उसके बाद आने वाला है भाई आयनिक ठोस। क्या आने वाला है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में क्या लिखना है? आयनिक ठोस वे क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जो विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच, विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ध्यान देना भाई, तैयार कर लेना, क्योंकि आयनिक ठोस, धात्विक ठोस 4 दिया है ना, इन चारों में से कोई दो देकर आपसे अंतर पूछ सकता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इसी परिभाषा से अंतर बनाता है, कहीं और से नहीं बनाता है। तो आयनिक ठोस वे क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जो विपरीत आवेश वाले आयनों, आयन का मतलब धनायन या फिर ऋणायन हो सकता है, आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बनाते हैं। कौन सा बल? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बनाते हैं, जिनके उदाहरण है NaCl, NaNO3, KNO3 है। उसके बाद आता है भाई धात्विक ठोस आता है। क्या आता है? धात्विक ठोस आता है। तो धात्विक ठोस वे पदार्थ हैं जो धातु परमाणुओं से बने होते हैं। धात्विक ठोस किससे बने होंगे? धातु से बने होंगे। तो धात्विक ठोस पदार्थ वे हैं जो धातु परमाणुओं से बने होते हैं और धात्विक बंधों से जुड़े होते हैं।
जैसे Fe धातु है, Cu धातु है, Ag धातु है, Al धातु है, Au आरिक सब कुछ धातु है। तो यहाँ पर आपको धातु के उदाहरण दे देना है। ये कितना आसान है भाई, इतना आसान तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके और आगे भाई, और भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्रिस्टल से पूछे जाते हैं। अब यहां पर जो आपके सामने है भाई, क्रिस्टल से संबंधित क्वेश्चन, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टल से संबंधित आप उठाकर देखिएगा एग्जाम में, क्रिस्टलीय ठोस और साटकी दोष, क्रिस्टल ठोस और साटकी दोष। भाई क्रिस्टल में और भी आते हैं, लेकिन दोनों यही इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल ठोस और साटकी दोष। इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, इसलिए यहां पर हम अंतर भी बनाकर रखे हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भाषा में लिखे हैं। नोट करना चाहो तो भाई वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो भाई, हम इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। लेकिन भाई पीडीएफ आपको ऐसे मिलेगा नहीं, आपको नेक्स्ट जैसे मान लो आप कमेंट करेंगे तो हम अगले वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसके जरिए आप जो है पीडीएफ मतलब सीधा हम आपके पास जो है व्हाट्सएप कर देंगे। तो यहां पर देखिए क्रिस्टल दोष को क्या होता है। क्रिस्टल दोष जो है किसी क्रिस्टल में घटक कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई भी विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। मतलब किसी क्रिस्टल घटक के कणों के पूर्ण रूप से, मतलब कोई भी क्रिस्टल का घटक होगा वो पूर्ण रूप से अगर नियमित क्रम में उसके कोई भी विचलन के, मतलब कोई भी विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। मतलब उसके बीच में कोई भी विचलन आ जाए, कोई रुकावट आ जाए तो उसी को बोलते हैं क्रिस्टल दोष। रुकावट आ जाए तो क्रिस्टल दोष होता है। अब यहाँ साटकी दोष आ गया, तो साटकी दोष में क्या है भाई, साटकी दोष, और आपको बता दें ये साटकी दोष हो गया, और एक आता है फ्रैंकल दोष जो कि भी नीचे आपको मिलेगा। इन दोनों में भी आपको अंतर पूछ सकता है। तो दोनों सेम एक ही जैसे है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। हम दोनों की परिभाषा इसी प्रकार से डिजाइन की है ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। यह दोष 1930 में जर्मनी के वैज्ञानिक साटकी ने बताया था, तब साटकी दोष हो गया। यह दोष 1930 में रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया था, इसलिए फ्रैंकल दोष हो गया। फिर यह दोष तब उत्पन्न होता है जब, यहां क्या रहेगा, जब रहेगा, ध्यान देना। भाषा जितनी आसान रहेगी तैयार भी उतना ही आसान आपको होगा। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब जालक में कुछ जालक बिंदु रिक्त रह जाते हैं। यह दोष तब उत्पन्न होगा भाई जब जालक में ना कुछ बिंदु रिक्त रह जाएंगे। जब कुछ बिंदु रिक्त रह जाते हैं तब जो है इन रिक्त बिंदुओं को रिक्तिका या छिद्र कहते हैं। इसी को जो है साटकी दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने हम लिए हुए हैं CHCl, KBr और KCl इत्यादि। फ्रैंकल दोष में क्या है पता, यह दोष 1930 में ही रूस के वैज्ञानिक फ्रैंकल ने ये बताया था, इसलिए इसका नाम फ्रैंकल पड़ा। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं, इसी को विस्थापन दोष भी कहते हैं। अब आपको एग्जाम में अगर साटकी दोष तथा विस्थापन दोष में अंतर आ जाएगा तो आप ये मत देखना भाई कि विस्थापन क्या होता है, फ्रैंकल वाला ही लिख देना है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई आयन जालक बिंदु के मध्य अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। यह क्या है, जब कोई बिंदु रिक्त रह जाता है तब आपका साटकी दोष, और रिक्त स्थान को कोई ले ले, ग्रहण कर ले, तो उसे बोलते हैं फ्रैंकल दोष। क्या कहेंगे, फ्रैंकल दोष कहेंगे। अब आता है भाई साटकी एवं फ्रैंकल दोष में अंतर। तो आपको हम बता दें, परिभाषा आप तैयार कर लेना, तो परिभाषा के हिसाब से ही आपको पहला अंतर बना देना है। बाकी और भी आपके सामने लिए हुए हैं, आपको जैसे अच्छा लगेगा आप उस प्रकार से कर सकते हैं। साटकी दोष एवं फ्रैंकल दोष में अंतर, तो आपको उत्तर में सबसे पहले साटकी तथा फ्रैंकल दोष में अंतर ऐसे डाट मारना होगा, फिर ऐसे कॉलम बनाना होगा, फिर आपको ऐसे ही नंबरिंग करना पड़ेगा। इनमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन जालक स्थान से हट जाते हैं। इसमें आयन जालक स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। ये हट जाते हैं और ये हटने के बाद अंतराकाशी मतलब जो खाली स्थान होता है ना, उसी खाली स्थान को पकड़ लेते हैं या उसी खाली स्थान में चले जाते हैं। दूसरा, इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम होता है, जबकि इसमें क्रिस्टल के घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें परावैद्युत रहेगा, परावैद्युत के मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें परावैद्युत मान का बढ़ापन होता है, यानी कि बढ़ जाता है। इसमें परिवर्तन नहीं होता है और इसमें बढ़ जाता है। ये आपके रहे अंतर, जो कि भाई एग्जाम के लिए काफी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम और भी आगे देखते हैं।
अब यहां पर इसमें से ये भी आपसे पूछ सकता है कि साटकी तथा फ्रैंकल दोषों के प्रभाव, मतलब साटकी और फ्रैंकल दोष जो है ना, इसके प्रभाव क्या है भाई। इसके प्रभाव तो जरूरी है। साटकी तथा फ्रैंकल दोषों के कारण क्रिस्टल में निम्न आंतरिक प्रभाव होते हैं, मतलब अंदर से बहुत सारे प्रभाव इसमें आते हैं। नंबर 1 आपको हम 3 बताएंगे, एग्जाम में 2 ही लिखना पड़ता है। फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल में समान आयनों में के मध्य निकट से क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ता है। क्या बढ़ता है? परावैद्युतांक बढ़ता है। दूसरा नंबर, दोनों प्रकार के दोष में, चाहे वो साटकी हो या फ्रैंकल हो, दोनों प्रकार के दोषों का एक प्रभाव यह है कि क्रिस्टल में से होकर आयनिक क्रियाविधि की सूक्ष्म मात्रा प्रभावित होती है। क्या होती है भाई? सूक्ष्म मात्रा प्रभावित होती है। अब यहां पर तीसरा नंबर लिखा हुआ है, आपको तीनों में से भाई जो 2 अच्छा लगेगा आप उसको लिख सकते हो। साटकी दोष में, बाकी आप तीनों तैयार कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। साटकी दोष में छिद्र की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है। साटकी दोष में जो छिद्र होते हैं उसके कारण इसमें क्रिस्टल का घनत्व घटता है। यद्यपि फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अब उसके बाद आता है भाई चालक, और चालक से भी संबंधित क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आप किताब उठाकर देखिएगा, उसके मतलब क्वेश्चन आंसर में जाकर देखना, अनसॉल्व उठाकर देखिएगा। पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, इन दोनों से काफी क्वेश्चन उठाए गए हैं एग्जाम में। तो पहले ये देखते हैं चालक क्या है। तो चालक भैया वे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक तथा प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। चालकता तो अधिक होगी लेकिन प्रतिरोधकता कम होगी, उसे चालक कहते हैं। और ये कक्षा 10 में अलग तरीके से पढ़े थे भाई। जिस तार में या किसी भी चालक में विद्युत प्रवाह होने की क्रिया को चालक कहते हैं, वो नहीं, 12 के हिसाब से पढ़ना। और चालक और अचालक में अंतर भी दे सकता है। एन प्रकार के अर्धचालक पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर भी दे सकता है। ये हमेशा याद रखना भाई, क्वेश्चन यहीं से उठाएगा, अंतर यहीं से बनाएगा। तो ये चालक हो गया। अब आता है अचालक। तो चालक में भाई वही जो है धातु को लिखना है। अचालक वही धातु है, चालक अचालक ये वहीं से बने हुए हैं। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत कम होती है भाई, जिसमें चालकता बहुत कम हो भाई, करंट बहे ही ना, लेकिन प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो। प्रतिरोधकता का मतलब रुकाव। जैसे मान लो ये है, अब इसमें आप यही तार लगाइए भाई, इसमें तार लगाओगे तो इसमें करंट बहेगा नहीं, प्रतिरोधकता मतलब रोक देगा, ये करंट तुरंत यहीं पर रुक जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। और चालकता का मतलब आगे की ओर बढ़ना। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत कम तथा प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, लकड़ी हो गया, हीरा हो गया, रबड़ हो गया, ये सारे हमारे अचालक हैं। अब उसके बाद आता है भाई अर्धचालक। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा अचालक पदार्थों के बीच होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। मतलब इसमें जो है ना कभी कभी थोड़ा बहुत करंट आ जाता है, जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। अब आया भाई आपका मेन जो है भाई एन प्रकार के अर्धचालक, यहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, इसलिए हम यहाँ नोट में भी लिखे हैं। देखिए एन प्रकार के अर्धचालक, ये दोनों परिभाषाएं बिल्कुल आसान है। पहला है शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व। शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक आदि की अशुद्धियों को मिलाने पर एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। जबकि इसमें क्या है, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी, उसमें क्या था पंच संयोजी, इसमें क्या था त्रिसंयोजी तत्व जैसे बोरान, इंडियम। इसमें बोरान और इंडियम है, उसमें क्या था एंटीमनी और आर्सेनिक था, आदि की अशुद्धियां मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। यहां पर देखिए नोट में लिखे हैं ताकि आपको अंतर दे, तो भाई अंतर में 2 या 3 लिखना पड़ता है, इसलिए यहां पर आपको अंतर में दिक्कत ना हो, इसलिए यहां पर नोट में भी लिखे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक का कार्य करते हैं और इसमें बहुसंख्यक धारा वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहां पर भी आपको लिखे हैं इसमें होल विद्युत वाहक का कार्य करते हैं, इसमें बहुसंख्यक धारा वाहक होल होते हैं। ये आपको भाई अंतर में दिक्कत ना हो इसलिए हम यहां पर लिख दिए हैं, क्योंकि भाई हमें पढ़ कर जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से ही आएगा। देखिए ये तो भाई फिक्स नहीं कि यही वाला आएगा, लेकिन हाँ इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 100% कह रहे हैं कि इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। अब यहां पर देखिए भाई ये वाला भी क्वेश्चन जो है, यहां पर आप 5 है, 5 में से ही पूछेगा आपको। इन 5 को अच्छे से समझ लीजिएगा, बस इतना ही आपको पढ़ना है। इन 5 को और पढ़ लेते हैं, इसके अलावा आपको चैप्टर 1 में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। सवालें आती हैं तो उसको भी हम अगले वीडियो में करा देंगे। बाकी इस चैप्टर 1 में भाई जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, जितना एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है ना, सब का सब लिख चुके हैं। इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा।
जैसे यहां पर देखिए बोला है ठोसों के चुंबकीय गुण, तो ठोसों के जो चुंबकीय गुण है ये 5 प्रकार के होंगे। पहला नंबर अनुचुंबकीय पदार्थ होगा जिसको हम शॉर्टकट में पी से दिखाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा जिसको हम शॉर्टकट में एएफ है, एएफ से दिखाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ जिसको हम शॉर्टकट में एफई से दिखाते हैं। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ एफ से दिखाते हैं। फेरी चुंबकीय पदार्थ जो कि डी है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप जो है किताब उठाकर देखिएगा, एनसीईआरटी उठाकर देखना, बालाजी उठाकर देखिएगा, या कोई भी आपके पास कोई भी किताब होगी आप उसमें जाना दीर्घ उत्तरी वाले में, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है उसमें जाकर देखिएगा। आपसे पूछा है अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय में अंतर, तो भाई इसी में से तो पूछा है। अब पांचों में से किन दो के बीच में अंतर पूछ ले, किन दो की परिभाषा दे दे, भाई ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन पांचों को पढ़े रहेंगे तो कंफर्म है कि यहीं से पूछेगा। काफी आसान भाषा में लिखे, जो सबसे पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ, तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो दुर्बल रूप से, मतलब कमजोर तरीके से आकर्षित हों, उन्हें बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, और इसी गुण को हम लोग आचुंबकत्व कहते हैं। ठीक, काफी आसान था। प्रतिचुंबकीय में थोड़ा सा समझना है भाई। देखिए अनुचुंबकीय का मतलब खींचेगा, जब खींचेगा तो आकर्षित, आ से अनु, आ से आकर्षित। प्रति का मतलब दूर भेजेगा, तो प्रतिकर्षित। कितना आसान है, याद करने के लिए भी काफी आसान है। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और इसी गुण को तथा यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। अब आता है लौह चुंबकीय, तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। देखिए इसके पहले जो था, जो सबसे पहले अनुचुंबकीय था, उसमें दुर्बल रूप से आकर्षित होते थे, लेकिन लौह में क्या हो जाएगा भाई, प्रबल रूप से आकर्षित होंगे। देखिए लौह पुरुष उसे बोलते हैं जो अच्छा हो, तो वैसे ही लौह का मतलब भाई प्रबल रूप से, अनुचुंबकीय का मतलब नॉर्मल हो गया, तो दुर्बल वहां किए थे, यहां पर प्रबल रहेगा। अब इसके बाद आता है आपका प्रतिलौह चुंबकीय। प्रतिलौह चुंबकीय वे अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें आयुग्मी इलेक्ट्रॉन तो होते हैं परंतु इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, उसे प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। काफी आसान भाषा है। अब यहां पर अगला आता है, यानी कि फाइनल लास्ट आता है फेरी चुंबकीय पदार्थ। वे अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें असमान आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास समांतर तथा प्रति समांतर दिशाओं में होता है, उसे हम फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जो कि काफी आसान तरीके से भाई आपको बताए हैं। बस इतना ही आप पढ़ के जाइए, इसके अलावा हम कंफर्म कह रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहे हैं भाई, इसके अलावा परिभाषा में तो कहीं और से नहीं पूछेगा। जो कि आज के इस वीडियो में आपने देखे भाई, ठोस से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी एग्जाम में पूछे जा सकते थे, हमने सारे क्वेश्चन को कम से कम समय में आपको बता दिए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप पढ़ कर जाइएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी ऐसे वीडियो बनाए वो लेटेस्ट आपको मिल जाए। और अब कोशिश यही रहेगी कि केमिस्ट्री का भी जो आया आपको वीडियो डेली का डेली देंगे। ये सब कुछ भाई रेडी करने में समय लगता है, क्योंकि देखिए किताब में जो परिभाषाएं हैं वो कठिन तरीके से रहती है, उसको ईजी करने में समय लगता है, इसलिए जो है वीडियो लेट आता है। और कोशिश किया जाएगा, अभी एग्जाम तो भाई नजदीक आ चुका है, अब आपका लेट नहीं किया जाएगा। अब सारे क्वेश्चन आपको लिख कर भाई कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको सभी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे।